तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो जो लेक्चर थे बेसिक लेक्चर, उसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। आज स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 1 आप लोगों के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर है आप लोगों का, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर है। चलो ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डालनी है। पहली हेडिंग क्या है आप लोगों की? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जिसने भी बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। चलो ठीक है, क्यों समझ में आने वाला नहीं है? देखो यहाँ पे हमने बेसिक लेक्चरों में क्या बताया था कि हमारी जो एटम होता है नाभिक के चारों ओर की कितनी कक्षाएं होती हैं? 4 कक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी? के, एल, एम और एन, इतनी 4 कक्षाएं होती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डिफिनीशन देखो क्या होती है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि वह कक्षाओं में, उनकी जो अपनी कक्षाएं होती हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जिस हिसाब से दर्शाते हैं उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखो डिफिनीशन क्या है? कोई परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को लिखने की वह विधि जो कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। कुछ समझ में आया कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इस हिसाब से लिखना है कि वह अपनी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बता सके। किस हिसाब से लिखना है? उदाहरण में देखना, आप लोग उदाहरण डालना इसी का आगे और देखो किस हिसाब से। उदाहरण क्या है? उदाहरण नंबर 1, हम लोगों ने ऑक्सीजन परमाणु लिया। परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें उपस्थित 8 हैं। तो यहाँ लिखो के, एल, एम और एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? होते हैं 2। एल में 6, इनमें तो होते नहीं हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोगों का इसका किसका
ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2,6। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2,6। चलो ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक दो और देख लो। दूसरा देख लो कि डाल दिया सोडियम, कितना होता है 11, 2, 8 और 1। ठीक है, तो बस इतने ही एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु का क्या होता है। आगे देखो, आगे हम लोगों को क्या देखना है, संयोजकता। क्या? संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा जितने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है उसे क्या करते हैं? उसे कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जितने ग्रहण कर रहा है, जितने दे रहा है, उसकी संख्या को कहते हैं संयोजकता। कि वो कितने इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी कोई परमाणु किसी दूसरे तत्व को, किसी दूसरे परमाणु को, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर 2 परमाणु ले रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई परमाणु, तो क्या हो जाएगी? उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। देखो अब किस हिसाब से लेते हैं, क्यों देते हैं, क्यों लेते हैं, इसके बारे में जानना है। एग्जाम्पल के इसको रफ कर दो, बाद में इसकी डिफिनीशन अच्छी तरीके से क्लियर होगी तब हम लोग लिखेंगे। थोड़ा सा समझो यहाँ पे क्या समझना है। एग्जाम्पल लिए ऑक्सीजन का। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी के में कितने हैं? 2 हैं। और एल में कितने हैं? 6 हैं। एल लिखा है ये, एल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन वास्तविकता में एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर होगी। हमने बताया था बहुत दिन पहले, मतलब आगे वाले लेक्चरों में क्या बताया था कि कोई भी परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यहाँ पे क्लियर होगा क्यों नहीं रह सकता है। तो देखो, कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में तब रह सकता है जब उसकी कक्षा पूर्ण हो। अब ये नहीं है कि सारी चारों कक्षाएं पूर्ण हो, दूसरी कक्षा पूर्ण हो, पहली कक्षा पूर्ण हो, तीसरी कक्षा पूर्ण हो या चौथी कक्षा पूर्ण हो, चारों में से कक्षा पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी कक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर अधूरी कक्षा होगी तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब अधूरी तो है दूसरी कक्षा, 2 इलेक्ट्रॉन और होते ऑक्सीजन के पास तो क्या होता, 8 हो जाते इलेक्ट्रॉन और एल नंबर की जो कक्षा है वो पूरी कर लेता। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और ये लेता भी है, ग्रहण भी करता है। बात तो वही है ना, कोई परमाणु ग्रहण करता है जितने इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन दूसरों को डोनेट करता है, देता है, वो क्या होता है? वही उसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा किसी दूसरे परमाणु से। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ले लेगा। तो जब ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? तो इसकी जो कक्षा है एल नंबर की वो पूर्ण हो जाएगी और ये क्या करेगा? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से क्या हो जाएगा? घूमेगा। अब इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्सीजन फिर चला जाएगा प्रकृति में, तो ये तो वो होगा कि सर जी ऑक्सीजन अपनी कक्षा पूर्ण करके प्रकृति में चल तो रहा है, फिर परमाणु आप कह रहे थे ऑक्सीजन परमाणु कोई भी परमाणु हो प्रकृति में नहीं घूम सकता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कहीं से किसी को मिल नहीं जाता है। एक बात और समझो, आपके पास पैसा नहीं है, दूसरे से उधार ले रहे हो, तो आप अगर पैसा लिए हो तो उसका देना भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रकार से देखो। और यहाँ ये तत्व है, परमाणु है, पैसा देने वाला, एक हम लोगों का क्या है? निजी मामला है। यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि
अगर वो आपको दे रहा है कोई परमाणु, दूसरा परमाणु, तो उसे भी आवश्यकता है कि आपको वो दे रहा है। यानी ऑक्सीजन को कोई परमाणु देगा, यानी दूसरे परमाणु के पास आवश्यकता है कि उसे दे करके अपनी कक्षा को पूर्ण करना है और इसे लेकर के अपनी कक्षा को पूर्ण करना है। दोनों की ज़रूरतें होंगी। कैसे ज़रूरतें होंगी? देखो, अगर हम लोगों ने कहा कि मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, तो इसकी कक्षा बनाएंगे। मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीसरी कक्षा में कितने? 18 होते हैं ना। एम कक्षा में कितने? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 16 लेने की बजाय, कोई व्यक्ति 16 रुपये उधार लेने की बजाय यही कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, 2 रुपये किसी दूसरे को दान कर दें। ठीक है, तो यही है कि इसकी तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम इसको 2 दे देगा, इसकी ज़रूरत है, तो इसकी दूसरी कक्षा पूरी हो जाएगी मैग्नीशियम की। और ऑक्सीजन 2 ले लेगा तो इसकी दूसरी कक्षा पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम ही क्या करेगा? ऑक्सीजन को देगा। और भी तत्व होते हैं जो देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझाए हैं कि दोनों 2 परमाणु मिलकर के क्या करेंगे? इस अपनी ये जो दुविधा है इसको दूर करेंगे। अब जब 2 ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों बना करके MgO बनाएंगे, MgO, तब ये दुविधा दूर होगी। कोई अणु बना करके ही दुविधा दूर होगी, तभी क्या होगा? ये लोग अपनी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विचरण कर पाएंगे। समझ गए कि नहीं? समझ गए होगे कि अणु तो बनेगा। अणु क्यों बनेगा? इसी कारण से बनेगा कि अपनी कक्षाओं को पूरी करके ये लोग क्या करेंगे? प्रकृति में घूमेंगे, अर्थात स्वतंत्र परमाणु क्यों नहीं घूमेगा। ठीक है, बस समझ गए बस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए आप लोग। संयोजकता में क्या लिखना है? अब संयोजकता हेडिंग डालो और उसमें लिखो कि कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है अर्थात ग्रहण करता है और जितने इलेक्ट्रॉन देता है किसी दूसरे परमाणु को, दूसरे एटम को, तो वही क्या होती है? उसकी संयोजकता होती है। चलो ठीक है, होती है। अब आगे बढ़ना है समीकरण पे। किस पे? समीकरण आप लोगों का क्या होता है? चैप्टर से रिलेटेड हेडिंग है समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो? पढ़ना है, चैप्टर भी तो वही है, रासायनिक अभिक्रियाएं में समीकरण। तो चलो समीकरण से स्टार्ट हम लोग किए हैं। समीकरण क्या होता है? अब हमने यहाँ पे एक समीकरण लिखा A + B प्रोडक्ट C + D। ये क्या है? ये है अभिकारक। अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब अभिकारक और उत्पाद क्या होता है इसको थोड़ी देर में बाद में जानेंगे। समीकरण क्या होता है पहले ये समझो। समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना या संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती, समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा लिख लेना इसकी। किसी रासायनिक अभिक्रिया को
संक्षिप्त में लिखना रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। इतनी बात समझे। अगर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं यहाँ पे कि किसी नए पदार्थ का निर्माण किसके द्वारा होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, जिसका निर्माण हम लोग करते हैं रासायनिक विधि के द्वारा करते हैं। रासायनिक विधि मतलब जिसको हम लोग बना रहे होते हैं, दो पदार्थों को लिए आपस में मिला करके नया पदार्थ बनाए, तो ये क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यानी कि समझो कि हमने ए और बी को मिला करके दो प्रोडक्ट सी और डी बना दिए। ए और बी को मिला करके दो प्रोडक्ट सी और डी बना दिए। कैसे? दो प्रोडक्ट संभव हैं तो संभव हैं। कैसे संभव हैं? देखो, जैसे अगर हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं, किसी वस्तु को जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी वो जलने के बाद धुआं भी निकालता है, और जो जलने के बाद जो पदार्थ आ गया, दो पदार्थ आ गए कि नहीं। इसी प्रकार जब हम दो पदार्थों को एक साथ मिलाकर के किसी के ऊपर गर्म करते हैं, तो वो दो पदार्थ मिलकर के जो नया पदार्थ हम लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग खाते हैं, वो दूसरा पदार्थ क्या हो जाएगा, दूसरा पदार्थ हो जाएगा जो हम लोगों का भाप के रूप में जल निकल रहा है, जल भी बन जाएगा साथ में। तो दो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनसे प्रोडक्ट को बनाना है, उत्पाद को बनाना है, उन्हें हम लोग कहते हैं अभिकारक। और जो पदार्थ मिलकर के बाद में हमको प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद। अब उत्पाद दो प्रकार के होते हैं। कैसे? दो पदार्थों को मिला करके कोई हम लोग मिठाई बना रहे हैं अपने लिए खाने के लिए, तो जो खाने के लिए बना रहे हैं, जो मिठाई तैयार होगी, वो तो हो जाएगी हम लोगों के लिए मेजर प्रोडक्ट, यानी जो क्या है, जो हमको लोगों को चाहिए, वो तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी। मेजर यानी हमको उसी की उपलब्ध है, उसी को हम लोग बना रहे हैं। एक हो जाएगा जो अपने आप बन जाएगा, वो क्या होगा, दो पदार्थों को बनाने पर गर्म करेंगे गैस पे, तो जल निकलेगा। जल निकल रहा है, जिसको हम लोग एकत्रित नहीं कर रहे, भाप के रूप में उड़ जाएगा, लेकिन जल तो बन रहा है। वहाँ से एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो लोग हम लोगों का माइनर प्रोडक्ट हो गया। यानी हमें उन लोगों से कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनकी है क्या आवश्यकता? नहीं है। तो यानी कि सिर्फ यही समझो कि प्रोडक्ट दो बन सकते हैं आप लोगों के, सी और डी। एक प्रोडक्ट जिसकी आवश्यकता है उसे मेजर कहेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप बन जाएगा, उसे माइनर कहेंगे, जिसको हम लोग फेंक देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, उत्पाद और अभिकारक। समीकरण को किस हिसाब से लिखते हैं? समीकरण में पहले अभिकारक लिखते हैं, फिर एक तीर बनाते हैं। आता है कि हम लोग किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं, तो हम लोग कहेंगे पहले उत्पादों को लिखेंगे, माना उत्पाद A+B है, फिर एक तीर बनाते हैं। तीर का जो शीर्ष होता है वो उत्पाद की तरफ होता है, जो उसका पुंछ होता है यानी पीछे का जो हिस्सा होता है वो अभिकारक की तरफ होता है, और उसके बाद लिखते हैं शीर्ष की तरफ उत्पाद को। ठीक है, यही क्या करता है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देगा, प्रदर्शित कर देगा। चलो ठीक है, किस प्रकार, एक एग्जाम्पल देख लो आप लोग। एग्जाम्पल में एक तो A+B वाला ही डाल लिए, एग्जाम्पल में देख लो। अभी हम लोगों ने किया था जो मैग्नीशियम +O2, और यहाँ इसको गर्म करेंगे या जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा प्राप्त। MgO क्या होगा, हम लोगों को प्राप्त होगा। अब इसको हम लोगों ने संक्षिप्त में किस रूप से लिख लिया है, हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोगों को क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब एक बात समझो, संक्षिप्त में यानी छोटे रूप में हम लोगों ने इसको लिखा है, इतने छोटे रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया है। अगर वैसे कहते तो कहते पहले मैग्नीशियम को लिया, फिर उसको वायु की उपस्थिति में हम लोगों ने जलाया, जलाने के बाद क्या किया, गैस ऊपर उड़ गई और क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोगों को क्या होगा, प्राप्त होगा। चलो ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, हम लोगों को प्राप्त होगा। तो इसको छोटे
रूप में हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको जान लिया एक कि सिर्फ अगर इस प्रकार ही लिख देंगे Mg प्लस O2 MgO और जलने का ये सिंबल होता है डेल्टा, तो इसको अगर हम लोग लिख देंगे तो क्या होगा, समझ जाएगा कोई व्यक्ति कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया गया है। तो बस समीकरण लिखने का यही मतलब होता है। अब एक बात और समझनी है यहाँ पे कि O2 क्या है, यहाँ पे 2 O है ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ 1 O है, यहाँ पे 2 O है और यहाँ पे सिर्फ 1 O है। 1 O यहाँ पे कहाँ चला गया, तो हम लोग इसे करेंगे पहले संतुलित। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, वो आगे जो संख्या लगाते हैं उसका पूरे अंदर के पूरे प्रोडक्ट में जितने भी वहाँ पे परमाणु होते हैं उनमें गुणा हो जाता है। तो 2 मैग्नीशियम भी हो जाएंगे और 2 का गुणा किस में, ऑक्सीजन में भी होगा, तो 2 ऑक्सीजन भी हो जाएंगे। तब अब क्या समझना है कि संतुलित करना किसी समीकरण को क्यों आवश्यक है। देखो अगली हेडिंग डालो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के महत्व। रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के महत्व। संतुलित करने के महत्व, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ और चीज़ें भी अभी जाननी बाकी हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। क्या, जैसे हम लोगों ने लिखा था कि Mg प्लस O2 MgO लिखा था MgO। अब यहाँ पे MgO2 भी तो बना सकता है, MgO2 लिख देते डायरेक्ट कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिलकर के बन जाएगा। सिर्फ MgO ही क्यों बनेगा, बैलेंस तो कर दिए थे कि इसको 2 यहाँ लगा देंगे तो 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 मैग्नीशियम लेंगे, यानी एक O2 के साथ 2 मैग्नीशियम को जलाना पड़ेगा, तो हम लोग को 2 MgO क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार अगर होता MgO2 लिख देते तो इसको MgO2 क्यों नहीं लिख सकते हैं MgO को, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस करने की भी आवश्यकता नहीं होती, फिर सीधा सीधा MgO2 लिखा होता, यहाँ पे Mg और O2 लिख देते तो बैलेंस करने की क्या आवश्यकता थी। इसको आप लोग लिखेंगे नहीं, इस बारे में भी क्या होगा अगले लेक्चर में क्या होगा, डिस्कशन होगा। तो बस ठीक है, बाय बाय।